नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई हैं। मामले में ASAMS एजुकेशन ग्रुप के पार्टनर राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा के उपाध्यक्ष हितेश गांधी और प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा के तत्कालीन अधिकारी अरविंद राजटा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायालय ने 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। मामले में ईडी ने CBI शिमला की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और बैंक अधिकारियों ने मिलकर 200 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति निधि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। और अब ईडी ने यहां पर शिकंजा कसा है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। और सीधे रुक करते हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जरा तफसील से बताइए ये पूरा मामला। बिल्कुल जैस्मीन, पहले ईडी की तरफ से 31 अगस्त को ही छापेमारी की गई। लगभग 24 स्थानों पर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अलग अलग जगह पर छापेमारी ईडी की तरफ से की गई। कुछ दस्तावेज खंगाले गए और उन दस्तावेजों को खंगालने के बाद ईडी ने इन 4 लोगों को रिमांड पर लिया है। कोर्ट में इनको पेश किया गया और कोर्ट की तरफ से इनको 5 दिन के ईडी के रिमांड के ऊपर भेजा गया है। बहुत बड़ा ये घोटाला है, हिमाचल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं। इसमें पूरी मिलीभगत, चाहे वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे या फिर प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कर्मचारी थे और साथ में बैंक कर्मचारी, तो इन सबकी मिलीभगत से कई वर्षों से घोटाला हिमाचल प्रदेश में होता आ रहा था। जब शिकायत ट्रैवल स्टूडेंट्स की तरफ से की गई कि जो छात्रवृत्ति की राशि है उनको वो नहीं मिल पा रही है, उसके बाद फिर शिक्षा विभाग ने सचिव शिक्षा, तत्कालीन सचिव शिक्षा की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया और फिर ये स्कैम धीरे सरकार की तरफ से ये जांच CBI को सौंपी गई और CBI ने जांच CBI को सौंपी गई और CBI ने जब ये जांच की तो 10 लोगों को CBI की तरफ से हिरासत में लिया गया और उसके बाद CBI की करते उनकी छापेमारी लगातार CBI की तरफ से की जा रही है और इसके अलावा पूछताछ लगातार CBI कर रही है। हाईकोर्ट में ये मामला चला हुआ है। उसके बाद CBI को जब लगा कि ये जो मनी स्कैम है ये बहुत बड़ा है, 200 करोड़ से अधिक की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो फिर CBI की तरफ से सिफारिश की गई। अधिक की इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो फिर CBI की तरफ से सिफारिश की गई कि अब ईडी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी ये स्कैम के साथ साथ है। फिर उसके बाद ईडी अब इसमें इन्वॉल्व हुई और ईडी लगा वो अपने कब्जे में लिया और उसके बाद फिर जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी के समक्ष आया तो अब ईडी की तरफ से इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जैस्मीन। और जो जिस प्रकार से जांच ये पूरी जारी है ईडी की तरफ से अब लगा है कि तमाम लोग जो ईडी भी अब पूछताछ करने वाली है, क्योंकि 4 लोग ये हिरासत में ले लिए गए हैं, इनसे पूछताछ हो रही है। 5 दिन का रिमांड ईडी की तरफ से लिया गया है। अब इन तमाम लोगों से तो पूछताछ होगी ही, लेकिन कुछ और 28 कुल मिलाकर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ईडी की रडार पर अभी सामने आ रहे हैं। तो अब लग रहा है कि कई बड़े ग्रुप भी, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस पूरे स्कैम में फंस सकते हैं और हिमाचल प्रदेश का अब तक का ये बड़ा स्कैम ये जिस प्रकार से सामने आता जा रहा है, पहले CBI की बिल्कुल राजेंद्र, अभी तक का बड़ा स्कैम ये सामने आया है और इसमें ईडी ने शिकंजा कसा है। 4 लोगों को हिरासत में लिया है और माना यह जा रहा है कि कुछ और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कुछ और भी ऐसे लोग हैं, कुछ और भी ऐसे अधिकारी हैं जिन पर ईडी पूछताछ जिनसे कर सकती है और आगे इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई होगी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक आज होने वाली है। यह बैठक दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी करने वाले हैं। इसमें देश के विभिन्न राज्यों का
दौरा और विदेशों की नीति का दौरा करके आई समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। खेती वैध होने से 2000 करोड़ से ज्यादा के लाभ की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें, अन्य राज्यों की तरह भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में भी वैध करने को लेकर एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने विदेश में नीतियों का अध्ययन किया है। इसके इतर अलग अलग राज्यों में किस तरीके से वैध की खेती को किन नियमों के तहत वैध किया गया है, इसका अध्ययन कर ये समिति वापस लौटी है। और आज दोपहर 3 बजे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अगर वैध की खेती को हिमाचल प्रदेश में वैध कर दिया जाता है, भांग की खेती को वैध कर दिया जाता है, तो यहां पर यह माना जा रहा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का लाभ हिमाचल प्रदेश को हो सकता है। और कांगड़ा में आज फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। कल धर्मशाला में करीब 5 घंटे लगातार बारिश हुई। इसके बाद आज भी आसमान पर काले बादल छाए हैं। बारिश की वजह से बेघर हुए लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए चुनौती और बढ़ गई है। इंदौरा की 17 पंचायतों के 1200 किसानों की फसल अब तक खराब हो चुकी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक खराब मौसम रहने की चेतावनी दी है, जिसके चलते अब लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर चिंता में हैं। तो बड़ी खबर आपको कांगड़ा से दे रहे हैं, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 सितंबर तक कांगड़ा में इसी तरीके से मौसम रहने का अनुमान जताया है। बीते कल धर्मशाला में लगातार 5 घंटे बारिश हुई। कई एकड़ जमीन में लगी फसल खराब हो गई है और बेघर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, एक बार फिर से यहां पर चिंता का सबब बनती हुई ये बारिश नजर आ रही है, क्योंकि 6 सितंबर तक मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरह बारिश का अनुमान लगाया है। विचित्र जैस्मिन, यूं तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये कहा गया है कि मानसून जो है वो कमजोर पड़ चुका है और वो हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि बीते 2-4 दिनों से जो है उस तरह से बारिश नहीं हुई है जो कि उससे पहले हम लोग लगातार देख रहे थे। यानी कंटिन्यूटी में बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे थे, बहुत नुकसान देखने को मिल रहा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मानसून निश्चित तौर पर जो वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, क्योंकि बादल सुबह के वक्त जो कांगड़ा घाटी पूरी तरह से बादलों की आगोश में थी, लेकिन अब अगर देखें तो धीरे धीरे वो बादल छट रहे हैं। लेकिन दोपहर बाद क्या तस्वीर देखने को मिलेगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीते कल भी कुछ इसी तरह से मौसम था। लेकिन शाम के वक्त शाम 5 बजे के बाद कंटिन्यूटी में करीब 5 घंटे जो है लगातार बारिश होती रही है धर्मशाला में। और धर्मशाला के पेरीफेरी के तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो शाहपुर का अपर एरिया धारकंडी हो, चाहे वो फिर नगोटा बगवां या टांडा मेडिकल कॉलेज वाला जो पूरा क्षेत्र हो, वहां लगातार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। और उसकी वजह से जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है, मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होती है, उसका असर मैदानी इलाकों पर निश्चित तौर पर पड़ता है जैस्मिन, क्योंकि तमाम जो नदी नाले होते हैं वो उफान पर रहते हैं और उसका वो फ्लडेड के तौर पर जो है वो आसपास के जो पेरीफेरी के जो इलाके होते हैं या यूं कहें कि डाउनस्ट्रीम एरिया जो भी होते हैं इन खड्डों नदी नालों के, उनको वो प्रभावित होते हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो मंड क्षेत्र आज भी जो है वो प्रभावित है। ये तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस लैंडस्लाइड की वजह से या फिर भारी बारिश की वजह से जो है बेघर हुए हैं, वो परेशान है कि कब मौसम खुलेगा, कब वो अपने उन क्षेत्रों को लौटेंगे, वहां पर अस्त व्यस्त हुई तमाम सारी चीजों को समेटेंगे। तो ये उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। मंड क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो 17 पंचायतों के करीब 1200 किसान जो है वो पूरी तरह से उनकी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, ऐसा अनुमान कृषि विभाग की ओर से अभी लगाया गया है। मवेशी उनके कई जो है वो या तो पानी में बह गए हैं या फिर वो कहाँ हैं, उनको भी अभी ढूंढना है। तो ये तमाम सारी चुनौतियां इस वक्त जो वो किसानों पशुपालकों के सामने बनी हुई हैं और जो लोग बेघर हुए हैं उन सबके सामने ये चुनौती है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, जो लोग बेघर हुए हैं उनके सामने तो ये चुनौती है ही, और चुनौती उन लोगों के लिए भी है जिनके बीते मानसून के स्पेल में जिनके घरों में हल्की दरारें आ गई थी या आंशिक रूप से नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसी जगह रह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम का यहाँ पर अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है, कहीं ना कहीं खतरा उन लोगों के लिए भी है, उन घरों के लिए भी है जहां पर ये माना जा रहा था कि जमीन कमजोर हो चुकी है और किसी भी वक्त यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ घर, ऐसे कुछ इलाके वहां के लिए भी खतरा है। तो क्या प्रशासन ने वहां के लिए कोई खास एडवाइजरी या किसी तरीके से लोगों को वहां पर सचेत करने की कोशिश या कदम उठाए हैं? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए लगातार प्रशासन जो है वो ग्राउंड जीरो पर
जहां से भी इस तरह की जानकारी मिल रही है वहां पर पहुंच रहा है, या उनके जो स्थानीय प्रशासन है, खास तौर पर अगर हम लोग ग्राम स्तर पर देखें तो पंचायतों के जो सचिव होते हैं उनकी और पटवारी जो होते हैं उनकी ड्यूटी खास तौर पर लगाई गई है कि और गांव के लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उनके घरों में आंशिक दरारें आई हैं या कुछ डैमेजेस हुआ है तो वो लोग जो है वो तुरंत अपने इन स्थानीय जो अधिकारी हैं, चाहे वो पंचायत के सचिव हैं चाहे वो पटवारी हैं, उनके साथ संपर्क करें और पैमाइश करवाएं कि कहां पर उनको जो नुकसान हुआ है। और बहुत सारी जगहों से आज भी बहुत से लोगों को निकाला भी गया है, क्योंकि खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस तरह के कई कदम उठाए हैं। न्यांगल की अगर हम लोग बात करें, अनूही की बात करें, तो वहां के जो परिवार है उनको दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया गया है। अगर हम लोग सुलह विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें तो वहां पर भी क्योंकि लैंडस्लाइड वहां पर काफी ज्यादा संख्या में हुआ है, बहुत सारे घर जमींदोज हुए हैं। कोटला के न्यांगल में बहुत सारे घर जमींदोज हुए, बहुत सारे परिवारों को बाहर निकाला गया है। नगोटा सूर्या में भी बहुत सारे घर डैमेज हुए हैं, उनको भी, उन परिवारों को भी वहां से सकुशल दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया गया है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ भी रह रहे हैं और कुछ लोगों को तो सरकारी भवनों में भी जो है वो रखा गया है। मंड क्षेत्र के सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों परिवार जो है आज भी अपने नाते रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, या जो राहत शिविर उनके लिए लगाए गए थे वहां पर ये आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल विजित, तो शायद यही कारण है कि जो बारिश है आगे आने वाले समय के लिए जो होने की अनुमान है वो बहुत से लोगों के लिए चिंता का सबब है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे मंडी से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर की, जहां एक देश एक चुनाव पर बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। भारत सरकार ने इस समिति का निर्माण किया है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपेगी। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर एक समिति का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार ने यह समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो बड़ा कदम यहां पर केंद्र सरकार ने उठाया है, जहां एक देश एक चुनाव पर बड़ा कदम लिया है, बड़ा एक्शन उठाया है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन किया है। तमाम पहलुओं पर यह समिति विचार करेगी, विमर्श किया जाएगा इस पूरे मुद्दे पर और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखेगी। इस वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। वो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और फिर इस मुद्दे पर तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन होगा। उसके बाद यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
तो बड़ा कदम यहां पर सरकार ने उठाया है। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद यह समिति तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श कर हर एक पहलू को समझेगी और फिर इस पर सरकार के समक्ष रिपोर्ट सौंपेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, यहां पर बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और वन नेशन वन इलेक्शन जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं, उसकी तरफ एक कदम आगे सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनूप, बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है और केंद्र सरकार ने इस फैसले पर समझिए कि एक तरह से अमल करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि ये जो कमेटी है वो रामनाथ कोविंद यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है। देखिए, इसके सदस्य कौन होंगे इस पर तो नोटिफिकेशन जारी होगा केंद्र सरकार का थोड़ी देर के बाद, तब सामने आ जाएगा। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत सरकार की यह प्रतिबद्धता बताती है कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन देश में हो, इसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, पहले ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था देश के सामने कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उस पर बहुत बातें आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसके बाद आज जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया है, इससे ये साबित हो गया कि केंद्र सरकार और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं। अब ये कमेटी जल्द से जल्द सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी, राज्य सरकारों से बात करेगी, सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और यकीन मानिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर पूरे देश में एक वक्त में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा अपने भारत के संसदीय इतिहास में। जी बिल्कुल अनूप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ऐतिहासिक फैसला होगा। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं क्यों हाल ही में एक खबर निकल कर आई थी कि जहां 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र का एजेंडा क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसे समय में वन नेशन वन इलेक्शन का भी जहां पर जिक्र हो रहा है और फिर वहां पर यह बताया जाएगा, एक आधिकारिक सूचना घोषित निकाली जाएगी कि इस समिति के कौन कौन सदस्य होंगे और ऐसे में संसद के इस स्पेशल सत्र को बुलाना कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। अनूप, देखिए, बिल्कुल जोड़ के देखा जाना चाहिए क्योंकि देखिए, कल जब प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जब इसकी घोषणा की कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा था, तब से ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस स्पेशल सेशन में आखिर होगा क्या। कई तरह के कयास लगाए गए जिसमें ये भी कहा गया कि चूंकि G20 की बैठक जो है खत्म होगी तो उस पर शायद चर्चा की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से आज केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि संभावना है कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा इस पर भी चर्चा की जा सकती है और इसको लेकर के एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि देखिए, अभी वक्त है और ऐसे में रामनाथ कोविंद जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया है वो शायद उस वक्त तक कुछ रिपोर्ट अपनी साझा कर दें केंद्र सरकार से। तो तमाम चीजें हैं, अभी देखिए नोटिफिकेशन का इंतजार है जिसमें सारी बातें सामने आएगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर इस मुद्दे पर क्या क्या बातें जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल अनूप, और अगर राजनीतिक चश्मे से इस पूरे खबर को देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, उसके बाद इस साल कुछ ऐसे 5 राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के बहुत से संगठन के मंत्री इन्हीं राज्यों से निकल कर आते हैं। तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव और ये जो 5 राज्य के चुनाव है, अगर ये निर्णय हो जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर मोहर लग जाती है तो फिर ये तमाम चुनाव एक साथ होंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका बेनिफिट मिल सकता है। इस दृष्टिकोण से भी इस खबर को अगर समझा जाए अनूप? बिल्कुल, देखिए, इस दृष्टिकोण से ये नहीं देखा जा सकता है क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी पक्ष है। क्योंकि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, यानी कि अगर 2024 में
लोकसभा चुनाव और सारे विधानसभा के चुनाव कराते हैं, तो इसमें कई टेक्निकल पेच है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बिहार के चुनाव में अभी वक्त है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव अभी वक्त लगेगा चुनाव होने में, महाराष्ट्र के चुनाव है, तमाम राज्यों के चुनाव हैं जिनके कार्यकाल पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से सभी राज्यों के चुनाव एक वक्त कराए जाए, इसको लेकर के बहुत ज्यादा पेच है। लेकिन देखिए इस कमेटी का गठन करने के पीछे भी यही लक्ष्य है कि किस तरीके से ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर यानी कि सभी राज्य सरकारों से, विधानसभा से, सभी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके, इसमें देखिए लॉ मिनिस्ट्री से बात की जाएगी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से भी बात की जाएगी और सभी स्टेक होल्डर से बात करके एक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन तत्काल इसको कराया जाए इतना आसान नहीं है। लेकिन देखना होगा कि ये कमेटी किस तरीके से काम करती है और कितने जल्द इसकी रिपोर्ट सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस समिति में कौन कौन लोग सदस्य होंगे। जब इसकी आधिकारिक सूचना घोषित की जाएगी उस वक्त आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों की ओर वापस लौट कर आएंगे। मंडी से खबर देंगे जहां के डैहर से लेकर नगवाई तक पुलिस और होमगार्ड के 180 से ज्यादा जवान दिन रात डटे हुए हैं। बार बार हाईवे के बंद होने के चलते डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी के लिए 3rd बटालियन पंडोह, पीटीसी डरोह और बनगढ़ से विशेष फोर्स भेजी है जो जिला के विभिन्न स्थानों पर डटकर मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कसरत सदर थाना पुलिस की हो रही है। एसपी, एएसपी, डीएसपी और सदर थाना प्रभारी से लेकर एक एक कांस्टेबल तक के कर्मचारी बिना थके बिना रुके यहां पर कानून और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग भी पुलिस की कार्यप्रणाली से खासे खुश हैं और इनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सकीनी कपूर ने बताया कि 42 के करीब पुलिस अधिकारी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी ऑफिसर इसमें डिप्लॉयड हैं, इसी रूट पे मैं बात करूं तो हमारे 42 पुलिस ऑफिसर राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड हैं और इसमें से हमारे लेडीज़ ऑफिसर भी डिप्लॉयड है, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को इस संकट के समय से निकालने में पुलिस कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो बेहतर कर सके वो करेगी। जो ट्रक ड्राइवर हैं इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनको बिल्कुल भी अनुशासन मेंटेन करके ये लोग यहाँ खड़े हैं 2 दिन 4 दिन, बिल्कुल इन लोगों में पेशेंस है और ये बिल्कुल हमारा सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग से ही हम जो है वो इस स्थिति को अभी तक संभालने में कामयाब हो पाए हैं। और वहीं मंडी से एक और अहम खबर, यहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को रिस्टोर कर लिया गया है। करीब 42 घंटे के बाद यातायात को यहां पर बहाल किया गया है। आपको ये बता दें कि झलोगी टनल के पास मलबा गिरा था जिसे हटा दिया गया है और लगभग 42 घंटे बाद मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। झलोगी टनल के मुहाने पर भारी मलबा गिरने की वजह से यह रास्ता पूरे तरीके से बाधित था। 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था जब यहां पर पत्थर गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, जिस वजह से रेस्टोरेशन का काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब लगभग 42 घंटे बाद इस रास्ते को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया है। और देश के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती की हिमाचल इकाई ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और टूटे पुलों और सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल और प्रदेश महासचिव संजीव शर्मा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सड़क और पुलों को युद्ध स्तर पर काम करके ठीक नहीं किया गया तो एशिया का नंबर 1 औद्योगिक क्षेत्र तबाह होकर रह जाएगा। बीबीएन दवा उत्पादन का सबसे बड़ा हब है और देश की 50% से अधिक दवा जरूरतें यहीं से पूरी होती हैं। वहीं नूरपुर की हाथीधार पिछड़ी पंचायतों में से एक गिनी जाती है जिसके लिए बनी एकमात्र सड़क भी कई बार यातायात के लिए बंद हो चुकी है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एकमात्र डिस्पेंसरी है, उसके लिए भी नगरोटा जाना पड़ता है। इसके अलावा एक जर्जर हालात में वेटरनरी का भवन है जिसका उद्घाटन पूर्व में विधायक रहे अजय महाजन ने किया था, लेकिन लाखों रुपए से तैयार इस भवन में पिछले 6 सालों से ना तो कोई डॉक्टर पहुंचा और ना ही कोई दवाई यहां पर मिलती है। वेटरनरी को 15 मरले भूमि दान करने वाले जगदीश चंद ने बताया कि हमारे भूमि
ऐलान का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे गांव के पशु आज भी 20 किलोमीटर दूर जाकर अपना इलाज करवाते हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,